Hello, dear students. We are again back on your own platform of Biology Nagari with a topic electrocardiograph. Basically, beta, this topic ECG, the electrocardiograph, belongs to body fluid and circulation, class 11 zoology. जिसका अभी हमने कार्डियक साइकिल, डिटेल स्टडी ऑफ हार्ट, ये सारा हमने किया. अब हम आ गए उसी चैप्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ईसीजी. इस टॉपिक से क्वेश्चन अराइज होते हैं, नीट हो, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो. ठीक है, तो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है. तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज ईसीजी? बेसिकली ईसीजी के बारे में अगर मैं बताऊं बेटा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हालांकि ये जो ईसीजी है ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी है. ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी है. एक मिनट बेटा, शायद कुछ टेक्निकल इशू है. ऑल नोट इन दिस पेज विल बी डिलीटेड. आर यू श्योर? कैंसिल. हाँ, ईसीजी से 3 टर्म है. ईसीजी फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. कंफ्यूज नहीं होना है. अभी हम देखते हैं ये है क्या असल में. बेसिकली देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट ईसीजी बेटा, ईसीजी के बारे में अगर हम बात करें बेटा, तो बेसिकली इट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. है क्या? इट इज the graphical it is the graphical representation representation of electrical activities going inside the heart, या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट. हार्ट के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, कब? ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल. जिस दौरान हार्ट के अंदर एक कार्डियक साइकिल चल रहा होता है, उस दौरान जितनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज नोटिस की जाती है हार्ट के अंदर, दीज ऑल आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द बॉडी सरफेस. एंड दिस रिकॉर्डिंग ऑफ दीज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट फ्रॉम द बॉडी सरफेस, दिस इज बेसिकली द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. ओके, कार्डियक साइकिल, यही है बेसिकली हमारा डेफिनेशन. किसका? ईसीजी का. एक रफ आइडिया, हमने एक रफ डेफिनेशन बना दिया. दिस इज अ डेफिनेशन. ये हमारा क्या हो गया? डेफिनेशन हो गया. किसका? ईसीजी का. अब देखो, बेसिकली अब ये ईसीजी है, एक तरह का मशीन है. तो बेसिकली इस मशीन के थ्रू हम बॉडी के अंदर हार्ट में जितनी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हैं उन सबको नोटिस करते हैं, बॉडी सरफेस से रिकॉर्ड करने का कोशिश करते हैं और एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल. कार्डियक साइकिल अभी हमने पिछले लेक्चर में देख लिया. अब देखो ये दिखता कैसा है. अब मैं आपको ये दिखाता हूँ ये दिखता कैसा है. बेसिकली ये कुछ इस तरीके का दिखता है. आपके लिए एक पिक्टोरियल डायग्राम रखा हुआ है, इसको मैं खुद भी बना के दिखाऊंगा. ऐसा आपने ग्राफ देखा होगा हॉस्पिटल्स में. इसमें डॉक्टर्स वगैरह देखते हैं, वैसे हम नहीं समझते, पेशेंट्स नहीं समझते इसके अंदर चल क्या रहा है, ये क्या है, ये क्या है. डॉक्टर्स इसको देखकर ये समझते हैं कि हार्ट कार्डियक साइकिल के दौरान नॉर्मल फंक्शनिंग की एबनॉर्मल फंक्शनिंग, अगर एबनॉर्मल फंक्शनिंग है तो कहाँ है, किस तरह की दिक्कतें हैं पेशेंट को, ये सारा कुछ नोटिस करते हैं. अब एक पेशेंट के हार्ट के अंदर का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आखिर में इस मशीन तक पहुंच कैसे रहा है, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए. तो बेसिकली एक डॉक्टर क्या करता है, उस पेशेंट के बॉडी को इस मशीन से कनेक्ट करता है. अब कनेक्शन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहीं पर कनेक्शन की बात करूं बेटा, तो हमें पता है कि वी हैव टू कनेक्ट द बॉडी ऑफ पेशेंट, we have to connect the body of patient with that machine to record the electrical activities of that body from their body surface. तो अगर मैं मान लो बेटा कि दिस इज अ पेशेंट, क्या है ये पेशेंट है. इसकी बॉडी को हमको किससे कनेक्ट करना होगा? ये मान लो मशीन है हमारी. ठीक है, जिसमें ऐसे ऐसे ग्राफ्स वगैरह दिखते हैं. ठीक है, ये ईसीजी मशीन है हमारी. क्या ये ईसीजी मशीन है हमारी? तो आखिर में इफ आई वांट टू सी द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ दिस पेशेंट,
on this monitor, which is basically the monitor of ECG, then I have to connect this both. तो कनेक्शन कैसे होता है? तो जो पेशेंट की बॉडी होती है उसको मशीन से जोड़ने के लिए 9 लीड्स होते हैं, 9 लीड्स, जिसमें से 3 लिम्ब लीड्स एंड रेस्ट ऑफ द 6 आर द चेस्ट लीड्स। मतलब 3 कनेक्शंस ऐसी होंगी जो कि हाथों में और पैरों में कनेक्ट किए जाएंगे, और बाकी के 6 पेशेंट के चेस्ट से कनेक्ट किया जाता है और मशीन से। बाकी के 6 का स्पेसिफिक यूज होता है, लेकिन ये 3 जो लिम्ब लीड्स हैं, दीज आर सफिशिएंट फॉर ऑब्टेनिंग स्टैंडर्ड ईसीजी ऑफ अ पेशेंट। अगर तो हम अभी यहाँ पर बेसिकली स्टैंडर्ड ईसीजी के बारे में ही बात करेंगे, स्टैंडर्ड ईसीजी की ही बात करेंगे। तो और हमको पता है कि एक स्टैंडर्ड ईसीजी के लिए लिम्ब लीड्स आर सफिशिएंट। ये क्या है? सफिशिएंट है। हाँ, उससे ज्यादा डिटेल में अगर कुछ ग्राफ में देखना होगा तब हमें चेस्ट लीड्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर हम अभी बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड ईसीजी की, स्टैंडर्ड ईसीजी के लिए काफी है क्या? हमें पता है स्टैंडर्ड ईसीजी के लिए क्या काफी है? यस, लिम्ब लीड्स, और 3 है। तो मान लो ये 3 लिम्ब लीड्स हो गए, ठीक है। लिम्ब लीड्स बोलने का मतलब समझ रहे हो? लिम्ब लीड्स, बेसिकली दिस लिम्ब लीड्स आर इलेक्ट्रोड्स। These are the electrodes which are connected from the limbs of the patient and the machine will to record the electrical activity of the patient during a cardiac cycle of that heart, ठीक है, on this monitor। अब limb leads के थ्रू मैंने कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। अब इनकी जितनी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हो रही होंगी हार्ट में ड्यूरिंग अ हार्ट रेट साइकिल, सब इधर दिखना शुरू हो जाएगा। अब इस तरीके के ग्राफ्स हमको दिखते रहते हैं, ठीक है। समझ में नहीं आता कुछ देख के, ये क्या है क्या नहीं, ठीक है। हाँ, इतना जरूर समझ में आया था आज तक हमें कि ये ग्राफ अगर ऐसे ऐसे करते करते अगर सीधी हो गई तो इंसान ही सीधा हो जाता है हमें के लिए ऊपर, ठीक है। बाकी इससे ज़्यादा कुछ समझ आज तक आया नहीं थे, लेकिन आज के बाद हम सब समझ जाएंगे। आज के वीडियो में हम डिटेल समझ लेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो मशीन है, ये जो ईसीजी है, एक्चुअली ईसीजी है क्या? देखो, देखो ये है ईसीजी। ये एक ग्राफ है बेसिकली, और ये ग्राफ बेसिकली किस 2 मैग्नीट्यूड पर है? तो हमको पता है कि कोई भी ग्राफ होगा तो कार्टेशियन प्लेन पे होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो इधर वाला एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाला वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो ये वाला जो एक्सिस है ना बेटा, ये वाला, ये वाला जो एक्सिस है हमारा, बेसिकली दिस इज एक्सिस इज डिनोटिंग द वोल्टेज। ये वोल्टेज को दिखाता है, ये वोल्टेज का है। और ये वाला जो है ना बेटा, ये वाला, ये किसको दिखाता है? टाइम। दिस इज डिनोटिंग द टाइम। और वोल्टेज हमें पता है इसमें नापा जाता है मिली वोल्ट, तो हमें पता चल गया। और यहाँ पर भाई ओरिजिन है, ठीक है। तो अब देखो, इसका मतलब एक चीज समझ में आ गया, ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ग्राफ है, ये 2 मैग्नीट्यूड्स के बीच में है, कार्टेशियन प्लेन, एक वोल्टेज टाइम। तो इट इज बेसिकली द वोल्टेज टाइम ग्राफ, ठीक है। अब देखो, ये जो यहाँ से पी वेव निकल रहा है, यहाँ पर ये क्यू है, आर है, एस है, टी है। आपके मन में आ रहा होगा ये पी क्यू आर एस क्या है? तो बेसिकली इस ग्राफ में जो भी डिपेक्शन या एलिवेशन या डिप्रेशन या कांस्टेंट वेव्स, ये सब जो दिखती है ना हमें, इनको अल्फाबेट के हिसाब से बताया गया। जैसे देखो, स्टार्टिंग हुआ, यहाँ से ग्राफ चलना शुरू हुआ, सबसे पहले उठा एक वेव, इसको मैंने कहा पी वेव। ये पी वेव आगे बढ़ा तो एक नीचे की तरफ डिप्रेशन गया, जिसको हमने नाम दिया क्यू वेव। यही नीचे वाला कंटिन्यू किया, इतना ऊपर गया 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 गया, फिर नीचे आया, नीचे आया, अब यहाँ पर रुक गया। यहाँ से जैसे ही एक नया वेव स्टार्ट हुआ, इसको मैंने कह दिया एस वेव। ये फिर कांस्टेंट चलता रहा चलता रहा, फिर एक यहाँ से वेव एलिवेट किया, इसको हमने नाम दे दिया टी वेव। और फिर ये आगे ऐसे ही करके, ये एक साइकिल का ग्राफ है। ऐसे ही फिर आगे कंटिन्यू होकर फिर एक सेकंड कार्डियक साइकिल का ग्राफ। तो बेसिकली हमें यह दिखा कि इस
ईसीजी ग्राफ में बेसिकली 4-5 वेव्स दिख रहे हैं हमें, पी, क्यू, आर, एस एंड टी वेव। अब समझो, इसको मैं समझाता हूं एक अपने बनाए हुए डायग्राम पे, देखो समझना आया है ना। अब उसको मैं बनाता हूं। मैंने क्या बोला, दिस इज वोल्टेज, दिस कार्टेशियन प्लेन इज शोइंग द वोल्टेज, और ये मान लो हो गया हमारा टाइम। क्या हो गया, टाइम हो गया। तो वोल्टेज टाइम ग्राफ है बेसिकली। इसमें सबसे पहले देखना, जो पहला वेव निकला था वो क्या था, पी वेव। इसको हमने क्या कहा था, पी वेव। ये आगे बढ़ा तो नीचे की तरफ छोटा सा डिप्रेशन गया, और यही आगे कंटिन्यू होकर के एक बड़ा डिप्रेशन लाया, और ये आगे जा करके फिर एक थोड़ा सा बड़ा सा एलिवेशन लाया। इस तरह का ग्राफ हमको दिखता है। इसको मैंने पी वेव कहा, इसको क्यू वेव कहा, इसको आर, इसको एस और इसको टी वेव कहा। अब एक चीज समझने वाली बात बताता हूं आपको, ध्यान देना। ये जो ईसीजी का ग्राफ है, दिस रन्स ऑन एन आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, अब ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन क्या है, जहां से ये शुरू हुई, ठीक है, ये जहां से शुरू हुई, ये एक लाइन है, थोड़ा सा टेढ़ा भले आपको लग रहा होगा बेटा, बट दिस इज द लाइन एक्चुअली, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। तो बेसिकली दिस ईसीजी ग्राफ रन्स ऑन एन आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। अब यही आइसो इलेक्ट्रिक लाइन जो है बेसिकली यही डिसाइड करता है कि कुछ वेव्स पॉजिटिव होते हैं, मतलब इस लाइन के ऊपर जितने भी वेव्स हैं निकले हुए वो सारे पॉजिटिव वेव्स हैं। तो इस लाइन के ऊपर जितने वेव्स हैं वो पॉजिटिव वेव्स हैं बेसिकली, और इस लाइन के नीचे जितने वेव्स हैं वो बेसिकली नेगेटिव वेव्स हैं। है समझ में? तो साफ दिख रहा है हमें कि दिस पी वेव इज अ पॉजिटिव वेव। क्यों? क्योंकि आइसोइलेक्ट्रिक लाइन के ऊपर है ये। नीचे वाला एक क्यू है आइसोइलेक्ट्रिक लाइन नीचे, तो ये एक नेगेटिव वेव हुआ। एस भी नीचे है इस लाइन के, तो ये भी नेगेटिव वेव हुआ। लेकिन आर फिर ऊपर है इस लाइन के, इसलिए ये पॉजिटिव वेव में आएगा। टी भी ऊपर है तो ये भी पॉजिटिव वेव में आएगा। तो बेसिकली इसी ग्राफ रन्स ऑन एन आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। जो इस लाइन के ऊपर होंगे उन सबको पॉजिटिव वेव्स कहेंगे, उसके नीचे जो होंगे उनको नेगेटिव वेव्स कहेंगे। अब टोटल वेव्स हमारे पास कितने आए, पी, क्यू, आर, एस एंड टी। अब आखिर में ये वेव्स बताना क्या चाहते हैं हमें, और इस वेव से हमें समझ में क्या आएगा भाई, ये ऊपर नीचे जो हो रहे हैं वेव्स, 5 वेव्स, इनसे समझ में क्या आता है। तो अब हम देखते हैं आखिर में ये वेव्स बताना क्या चाह रहे हैं। तो देखो बेटा, हमारे पास पहला वेव क्या, पी वेव। पहला वेव पी वेव था ना। ये बेसिकली जो पी वेव है बेटा, ये हमें बताना यही चाहता है कि दिस पी बेसिकली डिनोट्स और रिफ्लेक्ट्स द एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रियल डीपोलराइजेशन को दिखाता है पी वेव। मतलब पी वेव अगर ग्राफ पर गया, इसका मतलब वो दिखाना चाह रहा है कि अभी एट्रियल डीपोलराइजेशन हुआ। अभी हम देखेंगे डीपोलराइजेशन बेसिकली क्या है। उसी तरह पी के बाद कौन सा वेव था, क्यू आर एस। अब एक चीज समझना साइड में बेटा, ये था पी, ये था क्यू, ये था आर, ये था एस, ये था टी। तो ये दोनों तो साइड साइड में अलग अलग हैं, लेकिन ये तीनों कहीं ना कहीं, ये क्या था, पी, ये क्यू, ये आर, ये एस और ये टी, तो ये दोनों तो अलग अलग हैं, लेकिन ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसीलिए इन तीनों को आपस में बोला जाता है मिलाकर क्यू आर एस वेव या क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। है समझ में? यही रीजन है कि इन तीनों को एक साथ मिला के क्या बोलते हैं, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो भाई अलग अलग हैं, इनमें किसी तरह की एडजॉइनिंग नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं दिख रहा, लेकिन ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। इसकी वजह से इन तीनों को एक साथ मिला के क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। समझ में? तो अब देखो पी वेव क्या दिखा रहा था, रियल डिपोलराइजेशन। उसी तरीके से हमारे पास क्या है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यू
QRS कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स। अब ये QRS कॉम्प्लेक्स बेसिकली क्या बताना चाह रहा है हमें भाई? तो ये QRS कॉम्प्लेक्स बताता है, ये एट्रियल डिपोलराइजेशन बताता था कि एट्रिया में डिपोलराइजेशन हुआ, एट्रिया के बाहर वाले मेम्ब्रेन में, और ये बताएगा कि वेंट्रिकल, तो ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो गया, एक बार एट्रियल डीपोलराइजेशन हो गया। याद रखना, डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन एंड एट्रियल सिस्टोल आर नॉट द सेम। ये दोनों एक चीज बिल्कुल नहीं है। डीपोलराइजेशन एंड सिस्टोल अलग है। बहुत बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि एट्रियल डीपोलराइजेशन कहने का मतलब कि एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, एट्रियल सिस्टोल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि एट्रियल डीपोलराइजेशन वजह से एट्रियल सिस्टोल होगा, और वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की वजह से वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, मतलब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन दोनों एक नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि द एट्रियल डीपोलराइजेशन लीड्स टू द एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन लीड्स टू द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, बट बोथ आर नॉट सेम। ठीक है, एकदम दिमाग से निकाल देना। अब इन दोनों हो गए, अब ये बचा हमारे पास टी। तो टी वेव क्या बोलता है भाई? तो टी वेव यही बताता है हमें, टी वेव, टी वेव क्या बोलता है? टी वेव यही बताता है कि वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। अब यहां पर आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि ये वर्ड लगा रहे हैं सर आप डीपोलराइजेशन, और यहां बदल के लगा दिया आप रीपोलराइजेशन, इसका मतलब जरा बताइए। तो मैं इन तीनों का मतलब आपको बता देता हूं आखिर में होता क्या है। डीपोलराइजेशन कहने का मतलब क्या है, देखो समझो। डीपोलराइजेशन कहने का मतलब क्या है? कोई भी मेम्ब्रेन, ठीक है, चाहे वो एट्रिया की मेम्ब्रेन की मैं बात कर रहा हूँ या वेंट्रिकल की बात कर रहा हूँ, कोई भी मेम्ब्रेन अगर अपने रेस्ट स्टेज में है तो हमें पता है कि उसके बाहर में पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा और अंदर में निगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। चलो इतना समझ में आ रहा है। लेकिन अगर किसी तरह का स्टिमुलस पड़ा मेम्ब्रेन पर, तो स्टिमुलस पाते ही ये जो चार्जेस हैं ये रिवर्स हो जाते हैं, एंड द रिवर्सिंग ऑफ दिस चार्जेस इज बेसिकली द डीपोलराइजेशन आफ्टर एन एनी स्टिमुलस। किसी तरह का स्टिमुलस पड़ा जिसकी वजह से ये बाहर के अंदर, अंदर के बाहर, मतलब हुआ क्या, ये चीज कुछ इस तरीके की हो गई, ये ये गया अंदर और ये गया बाहर। इस तरह के कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? डीपोलराइजेशन। यही है बेसिकली क्या? डीपोलराइजेशन, रिवर्सिंग ऑफ चार्जेस इन द मेम्ब्रेन आफ्टर एन स्टिमुलस, यही है। अब जब ये हो गया तो कुछ देर बाद ये वापस से अपने इस इनिशियल स्टेज में आएगा, तो उसको बोलेंगे रीपोलराइजेशन। तो ये वापस से जब इस कंडीशन में आता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रीपोलराइजेशन। आया समझ में? तो अगर मैं यहाँ पर सामने एक वर्ड लगा दूं एट्रियल, तब एट्रिया के मेम्ब्रेन में ये वाला काम, और अगर यहीं पर मैं इसको हटाकर यहाँ वर्ड लगा दूं वेंट्रिकल, तो इसका मतलब वेंट्रिकल के मेम्ब्रेन में ये वाला सेम काम। तो डीपोलराइजेशन में, और ये डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन जो है बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल फेनोमेना है। ये क्या है? इट इज बेसिकली एन इलेक्ट्रिकल फेनोमेनन। ये फेनोमेना है बेसिकली, और इसी इलेक्ट्रिक फेनोमेना के वजह से सिस्टोल पॉसिबल हो पाता है। इसीलिए मैंने कहा कि डीपोलराइजेशन एंड सिस्टोल आर नॉट सेम टर्म्स, नॉट सिनोनिमस। आया समझ में? बल्कि ये कह सकते हैं कि ये जो एक इलेक्ट्रिकल फेनोमेना चल रहा है डीपोलराइजेशन का, इसी की वजह से वहां पर सिस्टोल होता है, वहां कंट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एट्रियल डीपोलराइजेशन लीड्स टू द एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन लीड्स टू, मैं इस लाइन को लिखता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसलिए मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ और आपके लिए लिखता भी हूँ। देखो मैंने क्या कहा, एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन लीड्स टू एट्रियल सिस्टोल, लीड्स टू एट्रियल
सिस्टोल। और दूसरा लाइन में क्या कहना चाह रहा हूं आपके लिए कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन leads to ventricular systole, ventricular systole। इससे एक चीज तो समझ में आ गया क्या, कि डीपोलराइजेशन और सिस्टोल कता भी एक नहीं है, एकदम एक नहीं है, इसको याद रखिएगा। बल्कि ऐसे याद रखिए आप, और आसान रहेगा कि ये डीपोलराइजेशन की वजह से, मतलब लीड्स टू सिस्टोल, इस फेनोमेन की वजह से ही ये हो पाता है। आई होप ये समझ में आ गया आपको। अब डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन, जब वो वापस से अपना पोलैरिटी गेन करेगी, मतलब जो चार्जेस अप डाउन की थी वो आ जाएंगी अपने इनिशियल स्टेज में। अब आपके मन में एक चीज आया होगा, अभी मैं पीछे आ रहा हूँ स्लाइड्स पे, कि सर आपने यहाँ पर एट्रियल डीपोलराइजेशन लिखा, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन लिखा, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन भी लिखा, लेकिन कहीं भी यहां पर आपने एट्रियल रीपोलराइजेशन फिर से नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि जो एट्रियल रीपोलराइजेशन होती है उसकी एम्पलीट्यूड इतनी कम होती है, उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, एक तरह का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है भाई, ये सारी तो एक्टिविटीज हैं, इन्हीं को तो नोट करना है ग्राफ पे। तो जिस दौरान एट्रियल रीपोल लिखा नहीं, उसका मतलब ये नहीं समझना कि एट्रियल रीपोल नहीं है, वो होता है, लेकिन उसकी जो एम्पलीट्यूड है इतनी कम होती है कि वो सरफेस ईसीजी पर नहीं ईसीजी, ये जो लिम्ब लीड लगाए हैं इससे उस पर नहीं आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ नीट का हमारे पास आया, कर लेते हैं लगे हाथ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी या इवेंट cannot be depicted on standard ECG। स्टैंडर्ड ECG पे इनमें से कौन सा एक्टिविटी नहीं डिपिक्ट किया जा सकता? बाय लिम्ब लीड्स। आए समझ में? तो आंसर विल बी एट्रियल रीपोलराइजेशन। एट्रियल सवाल है, अगर यहाँ पर आए सवाल कि क्यों ऐसा, क्यों कि यही वाला इवेंट बस नहीं आता क्योंकि इसकी जो एम्पलीट्यूड होती है बेटा वो बहुत ही ज्यादा कम होती है, यही रीजन है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आया समझ में? वेरी गुड। अब देखो आगे। अब हमने समझ लिया वेव। अब देखो, अब देखना है बेटा, इतनी सारी स्लाइड्स हो गई है ना, पीछे आने में टाइम लग रहा है। ये वेव्स में हमने देख लिया खुद से बना करके। ये क्या था? पी वेव। ये क्या था? पी वेव। ये क्यू आर, ये आर है बेटा, ये एस। लेकिन चूंकि तीनों एक दूसरे के एडजॉइनिंग है, इसलिए इन तीनों को मिला के क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एक साथ बोलते हैं। लेकिन उन लोग को नहीं बोलते, रीजन यही है कि उन लोग में देखो कोई भी एडजॉइनिंग रिलेशन नहीं दिख रहा आपको। ठीक है, हाँ, ये देख लिया हमने। अब देखो यहाँ एक आपको नया टर्म दिख रहा होगा, अब इसको हम समझते हैं। यहाँ पी आर इंटरवल दिख रहा है, ठीक है, यहाँ भी आपको पी आर सेगमेंट दिख रहा होगा, यहाँ आपको एस टी सेगमेंट दिख रहा है। तो यहाँ पर हमको दो नए टर्म्स दिख रहे हैं, इन दोनों को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, अब इन बारी इन दोनों को समझने की, आखिर में क्या है, क्योंकि पी वेव समझ में आ ही गया, ये वेव टी वेव आ गया, ये भी समझ में आ गया कि पी वेव जनरेट होगा जब एट्रियल डीपोलराइजेशन होगी। क्यू आर एस वेव्स तब निकलेंगे जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होगा, विच विल फाइनली लीड्स टू द वेंट्रिकल सिस्टोल। और ये टी वेव तब जनरेट होगा जब वेंट्रिकल वापस से रीपोलराइज हो रहा होगा। अब ये इन दोनों सेगमेंट्स को समझते हैं बेटा। तो देखो, अब हमारे पास दो चीजें हैं,
पहले समझते हैं हम, ये पी वेव, ये क्यू, क्यू ही आगे बढ़ के कंटिन्यू किया, ये आर, ये टी, टी एस और टी। अब देखो समझना बेटा जरा, ये जहां पर पी स्टार्ट हो रहा है, जहां पर पी स्टार्ट हुआ और जहां पर ये क्यू स्टार्ट हो रहा है, इन दोनों का ये जो बीच का सेगमेंट है इसको हम लोग पी क्यू सेगमेंट कहते हैं। बहुत सारे और कई ईसीजीज में, स्टैंडर्ड ईसीजी में क्यू नहीं भी होता, बहुत छोटा है ना, कभी कभी नहीं होता। तो जिस केस में ये क्यू सेगमेंट, क्यू वेव नहीं होगी, तो हम लोग यहाँ पर पी क्यू मेजर करके पी से यहाँ तक मेजर कर लेंगे, आर तक, है ना, जहां से ये स्टार्टिंग हो रहा है आर का। ठीक है, तो हम लोग उस मेजर कर लेंगे, ये मेजर कर लेंगे पी से लेकर आर तक। तो उस केस में पी क्यू ना बोल करके हम उसे पी आर कह देंगे। तो बेसिकली इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब सवाल यह है कि ये आखिर में पी क्यू जो मैंने कहा, या फिर इसे मैं पी आर भी कह सकता हूं, ये आखिर में है क्या? तो बेसिकली ये एक सेगमेंट है, या इसको हम लोग इंटरवल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इंटरवल भी कह सकते हैं। लेकिन अब समझना ये आखिर में क्या है, ये बताता क्या है। ग्राफ पर है तो जरूर कुछ बता रहा होगा, बिकॉज वी नो द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, बेसिकली द ग्राफ इज फॉर शोइंग द इलेक्ट्रिकल इवेंट्स गोइंग इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। तो ये किस इवेंट को दिखा रहा है भाई? तो अब देखो इसको डिटेल में बताता हूँ। ये दिखा दिया कहाँ है ग्राफ में, पी, बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो स्टार्टिंग ऑफ पी वेव, स्टार्टिंग ऑफ पी वेव एंड स्टार्टिंग ऑफ क्यू वेव, स्टार्टिंग ऑफ पी वेव और स्टार्टिंग ऑफ क्यू वेव के बीच में ये सेगमेंट है। और जिस केस में क्यू वेव नहीं रहेगा, ठीक है, जिस केस में क्यू वेव नहीं रहेगा, यहाँ पर हम क्यू के जगह बस इसको चेंज करके आर कर देंगे, जबकि बहुत सारे में नहीं भी होता है। ठीक है, तो उसमें चिंता करने की बात नहीं है। अब इसको डिटेल में समझते हैं कि आखिर में बोलना क्या चाहता है। तो देखो बेटा, ये जो पी क्यू या फिर जिसे हमने पी आर इंटरवल कहा या सेगमेंट कहा, ये आखिर में बताना क्या चाहता है? इंटरवल कह लो या सेगमेंट कह लो, तो ये बेसिकली ये बताता ये है कि जो ऐसे नोड, याद करो द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ बॉडी, हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम याद है? साइड में बना ही देता हूँ, याद रहेगा। ये हार्ट के मैंने 4 चेम्बर्स बनाए, ये हार्ट के 4 चेम्बर्स याद आ रहा है? सबसे इधर कॉर्नर में क्या होता था? ऐसे नोड, इधर में एवी नोड, ठीक है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते थे। इसका यहाँ भी कनेक्शन आता था दोनों एट्रिया में, और ये एवी नोड को ही भेजता था। एवी नोड यहाँ से बंडल ऑफ हिस पे भेजता था, और ये बंडल ऑफ हिस यहाँ से पुरखिंजे फाइबर्स को भेजता था। ऐसे कंडक्शन होती थी। तो ये बताओ, जब ये ऐसे नोड से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ इम्पल्स जाना, और एक वेंट्रिकल तक आने में कितना टाइम लग रहा है, यही बताती है पी आर या पी क्यू सेगमेंट। तो बेसिकली ये जो सेगमेंट है शोज द टाइम इंटरवल टेकन बाय इम्पल्स, इम्पल्स को ऐसे नोड से और वेंट्रिकल तक पहुंचने में, ताकि वहां पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन करा सके, कितना टाइम लग रहा है, यही बताता है। तो shows basically the PQ segment shows the time interval taken by impulse from SA node, एक बार SA node से जब ये कंडक्ट हुआ, वहां कंडक्शन से लेकर और वेंट्रिकल्स तक आने तक, till reaching the ventricle, till reaching the ventricle, यही जो समय लगा ना SA node से वेंट्रिकल तक आने में, इसी को दिखाता है कौन? पी क्यू या पी आर इंटरवल। और यही कभी कभी ग्राफ में अगर ज्यादा लंबा हो जाए, मतलब ज्यादा समय लगने लगे, मोर देन नॉर्मल, टू रीच अ इंपल्स फ्रॉम एस एन नोड टिल वेंट्रिकल, तो इसी को हार्ट ब्लॉक का केस बोलते हैं। देखो बताता हूं, इसको मैं आपको समझाता हूं। नॉर्मल, नॉर्मल ईसीजी में क्या था?
नॉर्मल ईसीजी समझना क्या था। एक पे ये आता था, ये क्यू, ये आर, ये एस, ये टी। ये एक नॉर्मल ईसीजी का केस था। लेकिन अगर, और हम लोग ये किसको बोलते थे, पीआर सेगमेंट, इसी को ना, या इसको कह लो, इसी सेगमेंट को कहते थे ना। अब नॉर्मली इतना लग रहा था, अगर एबनॉर्मल कंडीशन में, अगर एबनॉर्मल कंडीशन में ईसीजी अगर इस तरह का दिखने लगे ग्राफ पे कि ये पी था, ये पी था, लेकिन ये लंबा आ गया, यहाँ क्यू आर एस टी। अगर ये ऐसा केस दिखे कि पी के बाद और ये क्यू दूर हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं इम्पल्स को यहां से यहां आने में टाइम मोर देन नॉर्मल लगा। इस कंडीशन को हार्ट ब्लॉक का कंडीशन कहते हैं, हार्ट ब्लॉक। यही है हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, ऐसे नोड से जो इम्पल्स उसको वेंट्रिकल तक जाने में एक लंबा समय लग जाता है। दिस कंडीशन इज, इस केस में आर्टिफिशियल पेस मेकर, बेसिकली जो ऐसे नोड काम नेचुरली कर रहा है उसी का एक आर्टिफिशियल फॉर्म डालना होगा, आर्टिफिशियल ऐसे नोड डालना होगा। इस कंडक्शन को तेज कराएगा, कम टाइम के अंदर पहुंचाए वेंट्रिकल तक, ठीक है। इस हार्ट ब्लॉक के कंडीशन में क्या किया जाता है, डॉक्टर क्या बोलता है पेशेंट को, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाने को बोलता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल पेस मेकर जो है लगाना। अब सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आर्टिफिशियल पेस मेकर क्या है सर। तो बेसिकली ये जो आर्टिफिशियल पेस मेकर की बात कर रहा हूं मैं बेटा, आर्टिफिशियल पेस मेकर, ये कुछ है नहीं, दिस इज एक्चुअली द लिथियम बैटरी। ये एक लिथियम की बनी हुई बैटरी ही है, ठीक है। या कह लो एक तरह का फॉल्स ऐसे नोड ही है, मतलब ऐसे नोड जो नेचुरली काम कर रहा था वो हमको आर्टिफिशियली कराना है भाई। तो ऐसे नोड नेचुरली काम करता तो हमको तो जरूरत नहीं पड़ती। तो ये एक तरह का क्या होता है, लिथियम बैटरी होती है। इसको लगाने से क्या होता है, ये फास्टन करता है द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। जो इम्पल्स कंडक्शन स्लो हो गई थी जिसकी वजह से पीक्यू सेगमेंट बड़ा हो रहा था, उसको कम करेगा। फास्टन द कंडीशन कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, जिसके वजह से हार्ट ब्लॉक से बंदा बच जाएगा। और कहाँ लगाएंगे, वही जो 4 चेम्बर थे, ये जो 4 चेम्बर था, ये ऐसे नोड था यहाँ पर, ये एवी नोड। तो यहाँ जो ऐसे नोड था ये तो भाई अपना काम करना स्लो कर दिया, तो यहीं पर लगाएंगे हार्ट सरफेस में, मतलब हार्ट के अंदर नहीं, चेस्ट सरफेस पर ही अंदर की तरफ लगाएंगे और उसको ले जाके कनेक्ट कराएंगे। आया समझ में। तो यही बेसिकली आर्टिफिशियल पेसमेकर। किस पेशेंट को बोला जाता है, द पेशेंट विच इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट ब्लॉक। और हार्ट ब्लॉक क्या है, पीटी सेगमेंट का नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाना। आई होप पीटी सेगमेंट समझ में आ गया है ना। अब देखो आगे, पीटी हो गया, अब एसटी सेगमेंट समझते हैं। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया ना, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो समय लग रहा था ये हमको बता रहा था क्या, कि ऐसे नोड से इंपल्स निकल के कितना देर में पहुंचा वेंट्रिकल में। अब ये समझते हैं, यहाँ से और ये द एंड ऑफ एस, ठीक है, एंड बिगिनिंग ऑफ टी, इसको समझते हैं। देखो अब हम समझेंगे एस टी सेगमेंट, एस टी इंटरवल कह लो, जो कह लो, जो सही लगे, ठीक है। अब देखो ग्राफ पर दिखाता हूँ ये कहाँ है, वैसे तो मैंने अभी दिखाया है, यहाँ भी बना देता हूँ। ये पी क्यू आर एस टी, याद है, कितनी बार बना लूँ कि याद हो जाए। पी वेव, क्यू आर एस और टी। तो ये एस जहाँ खत्म हो रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, एस जहाँ पर खत्म हो रहा है यहीं खत्म हो रहा है ना, इसी पॉइंट पे खत्म हो रहा है। और टी जहाँ पे शुरू हो रहा है, टी यहीं शुरू हो रहा है ना, इन दोनों के बीच में ये जो दूरी है, दिस इज कॉल्ड एसटी सेगमेंट, इसी को बोलते हैं एसटी सेगमेंट। अब ये एसटी सेगमेंट दिखाता क्या है,
आखिर में है क्या? तो याद रखना एक लाइन बताना चाहता हूं आपको। ST सेगमेंट always lies always lies always lies on आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। ये हमेशा एक नॉर्मल इंसान में आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पर ही होगा। देखो यही था ना आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, तो हमेशा आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पर होगा एक नॉर्मल पेशेंट के अंदर। मैं अब नॉर्मेलिटी की बात नहीं, अब करूंगा नॉर्मेलिटी पे भी बात, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अगर कोई भी इंसान का हार्ट है तो उसका एसटी सेगमेंट हमेशा इस आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पर ही होगा, ना ही निगेटिव डिप्रेशन ना ही पॉजिटिव एलिवेशन। है समझ में? अब देखो ये होता क्या है, बेसिकली बताता क्या है। तो ये जो बेटा सेगमेंट है ना, एसटी सेगमेंट जिसकी बात कर रहा हूँ, ये नॉर्मली तो नॉर्मल कंडीशन में मैंने ये दिखाया तुम्हें, नॉर्मल कंडीशन में आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पे। लेकिन अगर इसकी अब नॉर्मेलिटी हो जाए, ज्यादा ऊपर हो जाए पॉजिटिव की तरफ या निगेटिव, तब क्या होता है? तो यहाँ पर एक कंडीशन तुमको मैं बताना चाहता हूँ। देखो आपको पता है क्या कि देखो ध्यान देना बेटा, ये क्या है? ये मान लो कोई एओर्टा की ब्रांच है। आपको बता दूं जानकारी के लिए बेटा, एओर्टा विच कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड द बॉडी, वो एओर्टा बॉडी को तो जिम्मेदारी है ही कि देगी ब्लड, लेकिन साथ साथ उसी ब्लड की जरूरत वो खुद हार्ट को भी है। हार्ट के जो खुद के मसल्स हैं विच आर बेसिकली द कार्डियक मसल्स, उनको भी जरूरत है। तो याद रखना, एक चीज बताता हूं तुमको। मान लो ये हमारा हार्ट है, ये हार्ट के 4 चेम्बर्स हैं, ये हार्ट के 4 चेम्बर्स, यहाँ ट्राई का स्पीड, ये बाई का स्पीड वाल। आया समझ में? अब देखो अब देखना जरा, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ जरा समझिएगा, है ना। देखो ये हार्ट के 4 चेम्बर्स, अब देखो इस चेम्बर से हमको पता है क्या निकलता है, एओर्टा निकलता है। यहाँ से क्या निकलता है? एओर्टा अपने साथ ब्लड लेके निकलेगा बॉडी की तरफ, लेकिन इसी में से एक ब्रांच वापस हार्ट की तरफ भी निकलती है, जो हार्ट की तरफ वापस आती है। क्यों? क्योंकि हार्ट के जो खुद के मसल्स हैं, इनको भी तो ब्लड चाहिए। तो ये एक इसमें से इस ये क्या है? ये एओर्टा है, इसी में से एक ब्रांचिंग निकल के आई बाहर। क्या निकल के आई? एक ब्रांचिंग निकल के आ गई, ये एओर्टा की ब्रांच है, विच इज बेसिकली कॉल्ड द कोरोनरी आर्टरी, which is called basically the coronary artery। ये जो coronary artery है, which is basically the branch of aorta which is coming back toward the heart to supplying the blood to the cardiac muscles, actually the muscles of heart। है समझ में? अब देखो ये जो एओर्टा निकल रही थी बॉडी की तरफ लेकर के, उसमें से एक ब्रांच निकल के वापस हार्ट की तरफ आई, उसे मैंने क्या कहा? कोरोनरी आर्टरी कहा। ये कोरोनरी आर्टरी क्या करती है? सप्लाइज ब्लड टू द मसल्स ऑफ हार्ट। हार्ट की जो खुद की मसल्स हैं, उनको हार्ट के मसल्स को सप्लाई करने के लिए यहाँ से, देखो यहाँ से ब्लड निकल रहा था, माइंड मत करना येलो कलर का ब्लड नहीं होता, मैं बना रहा हूँ। इसी में से वापस हार्ट की तरफ जा रहा है, किसके पास? कार्डियक मसल्स के पास। मान लो यहाँ पर मैं कार्डियक मसल्स दिखाता हूँ, ये क्या है? ये कार्डियक मसल है, जो कि खुद का मसल होता है हार्ट का, है ना। अब देखो यही जो कोरोनरी आर्टरी वापस से जा रही है, इसी में रास्ते में अगर डिपोजिशन हो जाए, अब समझना, यहाँ पर एक नया चीज बताऊंगा बेटा। देखो मान लो ये क्या है? ये है कोरोनरी आर्टरी, ब्रांच है। अब एओर्टा नहीं बना रहा हूं, डायरेक्ट कोरोनरी आर्टरी। और इस कोरोनरी आर्टरी में मुझे क्या है पता है? ब्लड जा रहा है। कहां पर जा रहा होगा ये ब्लड? यहाँ हार्ट का अपना मसल है, क्या है ये हार्ट का अपना मसल है, जिसको हम लोग कार्डियक मसल कहते हैं। अब देखो जा रहा है जा रहा है, मान लो भगवान न करे ऐसा कोई कंडीशन आया कि यहाँ पर रास्ते में
फैट वगैरह जमने लगा। क्या जमने लगा? फैट वगैरह का डिपोजिशन होने लगा। भगवान न करे ऐसा कंडीशन आए और इसी रास्ते में, मतलब कोरोनरी आर्टरी के रास्ते में फैट का डिपोजिशन होने लगा दोनों तरफ से। तो अब ये बताओ, इफ द फैट विल बी डिपोजिट ओवर हियर द ल्यूमेन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, ये रास्ते का जो ये चौड़ाई था ये तो कम हो गया। ल्यूमेन क्या हो गया यहाँ पे? ल्यूमेन मतलब अंदर का एरिया, ये तो डिक्रीज करता गया। तो पहले नॉर्मल अमाउंट में, नॉर्मली जितना ब्लड जाता था उससे कम ब्लड जाएगा। कम ब्लड जाने की वजह से क्या होगा? ब्लड तो जा ही रहा है, साथ में क्या ले जा रहा है? ऑक्सीजन ले जा रहा है। तो ऑक्सीजन भी कम हो गया नॉर्मल से। ऑक्सीजन कम होने से क्या होगा? इस मसल तक ऑक्सीजन जो है वो कम पहुंचेगा, और कम ऑक्सीजन पहुंचने की वजह से क्या होगा? वहां पे एन एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन आप समझते ही हैं, which actually goes on in the absence or the lack of oxygen। अब कम होने की वजह से क्या होगा? हमें पता है एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर होगा तो वहां पे लैक्टिक एसिड जमेगा। तो इसके वजह से क्या हुआ? इस मसल में लैक्टिक एसिड बनना और वहीं पर एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो गया। और हमें पता है कि लैक्टिक एसिड जहां भी इकट्ठा होगा वहां पर क्या लाएगा? पेन, दर्द, पेन फील कराएगा। तो अब इस मसल में पेन होना स्टार्ट होगा। तो वो पेशेंट बोलेगा डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब मैं चलता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, उस दौरान दर्द होता है बेसिकली। तो समझ जाएगा डॉक्टर कि, लेकिन डॉक्टर उसको क्लियर करने के लिए क्या करेगा? पहले दिन पेशेंट बोलेगा कि मैं 400 मीटर चलता हूँ तब दर्द होता है, जनरली 100-150 मीटर पे नहीं होता या बैठने पर नहीं होता। अगले 2-3 दिन बाद आएगा, कहेगा कि अब तो डॉक्टर साहब 200 मीटर पे ही दर्द होना शुरू हो जाता है, 200 मीटर चलते ही। उसके फिर एक हफ्ते बाद आया या 2 दिन बाद आया, कहा कि अब तो 50 मीटर चलते ही दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। अब वो डॉक्टर क्लियर हो जाएगा कि ये क्या क्लियर होगा? कि ये जो डिपोजिशन था धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ल्यूमेन में जगह और कम होती जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा रास्ता ही ब्लॉक हो जाएगा, पूरा रास्ता ही ब्लॉक हो जाएगा। ये बताओ, जब पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा तो इधर का ब्लड इधर जाएगा कैसे? तो जब एकदम अमाउंट ऑफ ब्लड जाना शुरू हो जाए, दैट कंडीशन इज कॉल्ड मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो देखो हुआ क्या, जब ये शुरुआती स्टेज में था, धीरे धीरे ल्यूमेन भर रहा था, उस कंडीशन को हम कहते हैं मायो, मायो मीन्स मसल, कार्डियल इस्कीमिया। अभी जब शुरुआत थी तो इसको मायोकार्डियल इस्कीमिया, लेकिन जब धीरे धीरे समय के साथ ये पूरा ब्लॉकेज हो गया, कंप्लीट ब्लॉकेज, तो कंप्लीट ब्लॉकेज के बाद इसी मायोकार्डियल इस्कीमिया का जो कंडीशन था वो कन्वर्ट हो गया किसमें? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। So basically this myocardial infarction and myocardial ischemia are relatively similar but the condition is different। मतलब कहने का मतलब है अभी कम है कोई रोग, मायोकार्डियल इस्कीमिया, वही जब बड़ा रूप ले लिया मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। आया समझ में? तो यही कंडीशन है। अब एक चीज और बताना चाहता हूँ बेटा, जल्दी से देखना। ये जो ब्लड वेसल थी बेसिकली कोरोनरी आर्टरी, जो कि लेके जा रही थी कहाँ पर? एक मसल के पास। ये तो जब डिपॉजिट होना यहाँ पर शुरू हुआ, व्हेन द डिपोजिशन ऑफ लिपिड, फैट, कैल्शियम या जो भी कह लो, जब डिपोजिशन अभी शुरू हो रहा था बेटा, तो दिस डिपोजिशन ऑफ लिपिड इन द ल्यूमेन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस, इसी कंडीशन को एथेरोस्क्लेरोसिस का कंडीशन कहते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या होता है एथेरोस्क्लेरोसिस? डिपोजिशन ऑफ फैट, ठीक है, इन ल्यूमेन ऑफ आर्टरी या ब्रांचेस इन ल्यूमेन। ये ल्यूमेन में जब ये जमना शुरू हुआ अभी, इस कंडीशन को मैंने क्या कहा? एथेरोस्क्लेरोसिस। लेकिन इस एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से यहाँ पर जो धीरे धीरे पेन हो रहा था, इसमें जो क्या फील हो रहा था? पेन। इस पेन को कहा जाता है, भाई स्पेशल पेन है,
जनरली तो होता नहीं है, तो स्पेशल पेन का नाम दिया जाता है एंजाइना पेन या एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं इसको। एनसीईआरटी में आपके मेंशन है ये एंजाइना पेक्टोरिस। The angina pectoris is basically the pain which is being felt by the patient due to the deposition of the lipids or the fats or the cholesterol in the lumen of the coronary artery। मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस जब जमना शुरू हुआ उसके वजह से जो पेन जनरेट हुई लैक्टिक एसिड के जमने की वजह से, दैट इज कॉल्ड एंजीना पेन या एंजीना पेक्टोरिस। दोनों सेम नहीं है। अब देखो ये जो डिजीज है बेसिकली जिसमें जम रहा है, पेन फील हो रहा है पेशेंट को, दिस इज बेसिकली द कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD। क्या है ये? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में बेसिकली ब्लॉकेज हुआ डिपोजिशन की वजह से। तो जब जमना अभी इनिशियल स्टेज में शुरू हुआ था तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मायोकार्डियल इस्कीमिया। और वही जब बढ़ जाए तो और फाइनली ये ऐसा स्थिति आ जाए कि पूरी तरीके से कंप्लीट ब्लॉकेज हो गया, कंप्लीट ब्लॉकेज का कंडीशन आ गया, अब 1% भी नहीं जा रहा, दिस इज कॉल्ड मायोकार्डियल इनफार्क्शन। आया समझ में डिफरेंस? बेसिकली ये क्या है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब सुनो, जब अचानक से एकदम, अब देखो जब पूरी ब्लॉक हो जाएगी तो बैठे बैठे भी सीवियर पेन आएगा पेशेंट को। पहले 200 मीटर चलने, 500 मीटर चलने पे होती थी, ल्यूमेन अभी था। अब अगर ऐसा कंडीशन दिख गया मुझे तो मैं इसका इलाज कैसे करूं? पहला बात तो इतनी आर्टरी से पता कैसे चलेगा कि कौन से आर्टरी में ये ब्लॉकेज है? इतनी सारी ब्रांचेस हैं ओटा की, तो पता लगाने के लिए कि किस आर्टरी में ब्लॉकेज है, एक मेथड हम देखते हैं, एंजियोग्राफी। अब देखो बेटा, एंजियोग्राफी बताता हूं क्या है। एंजियोग्राफी बेसिकली इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हमें न पता हो, भाई 400 मीटर चल रहे हैं, 500 मीटर चल रहे हैं, दर्द हो रहा है, इतना तो समझ में आ गया है पढ़ने की वजह से कि कहीं ना कहीं ल्यूमेन में ब्लॉकेज शुरू हो गया है, डिपोजिशन। तो ये तो पता करना है ना किस आर्टरी में, आर्टरी के किस ब्रांच में, कोरोनरी आर्टरी के किस ब्रांच में, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए एक मेथड है एंजियोग्राफी। इस मेथड में होता क्या है? एकदम सरल भाषा में बताता हूँ बेटा। सबसे पहले क्या किया जाता है, उस पेशेंट का जो हार्ट है, उस पेशेंट का जो हार्ट है, थोड़ा सा अजीब बन गया, ठीक कर देता हूँ, वेट। ये पेशेंट का जो ये है, ये पेशेंट का हार्ट है बेटा। इस पेशेंट के हार्ट का सबसे पहले एक पिक्चर लेंगे, मतलब हम नहीं लेंगे, वो मशीन ले लेगी, कंप्यूटर सिस्टम ले लेगा। पहले स्टेप 1 में क्या होगा? पिक्चर ले लिया जाएगा। उसके बाद स्टेप 2 में क्या किया जाता है? एक डाई इंसर्ट किया जाता है हार्ट में। क्या किया जाता है? इंसर्टिंग अ डाई। और ये भी एक नॉर्मल डाई नहीं होता, इट इज अ शाइन करने वाला, ताकि ये डाई जाते ही अंदर चीजें आर्टरी आसानी से विजिबल हो जाए, ठीक है। तो अब इंसर्ट किया डाई, फिर स्टेप 3 पे एक फिर से पिक्चर लेंगे, मतलब मशीन ले लेगा, अगेन पिक्चर। अब ये जो सेकंड पिक्चर लिया गया है, ये सेकंड पिक्चर था और ये फर्स्ट, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। पिक्चर सेकंड में से पिक्चर फर्स्ट को माइनस करते ही हमें जितनी आर्टरीज होंगी वो डाई डालने की वजह से विजिबल हो जाएंगी। इसका मतलब कुछ देर बाद हमें ये सब न दिख करके फाइनली हमको कुछ देर बाद जो चीजें दिखेंगी वो कुछ इस तरह की दिखेंगी, वो कुछ इस तरह का दिखेंगे। इधर आर्टरी गई है, फिर इधर उसकी ब्रांच गई है, इधर ये ब्रांच गई है, ये सिर्फ ब्रांचिंग दिखेगी हमको। और देखो एक चीज और ध्यान देना बेटा, यहाँ पर सारी ब्रांचेस इक्वल दिखेंगी। अगर कहीं पर बीच में थोड़ा सा ऐसे पतला टाइप का दिखा कि इधर तो मोटा आ रहा है, इधर मोटा आ रहा है, फ्लो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पतला हो गया, और फिर यहाँ से मोटा होने लगा, ठीक है, तो इसका मतलब तुम समझ जाओगे यही वो जगह है जहां पर ब्लॉकेज हुई है, जिसकी वजह से फ्लो पतला दिख रहा है, ल्यूमेन पतला दिख रहा है। तो हमें समझ में आ जाएगा कि दिस इज दैट आर्टरी जिसमें हमें
एंजियोग्राफी से हमें पता करना था कि यही वो आर्टरी है जहां हम लोग, अब जब पता चल गया कि यही वाली आर्टरी है तो अब क्या करेंगे, तो अब देखो क्या करेंगे, एंजियोग्राफी से सिर्फ पता किया जा सकता है, एंजियोग्राफी से पता करने के बाद इलाज करेंगे एंजियोप्लास्टी से। देखो कैसे, देखो एंजियोप्लास्टी क्या है बेटा, एंजियोप्लास्टी समझो, एंजियोग्राफी से ये तो पता चल गया कि भाई साहब कहाँ है दिक्कत, अब एंजियोप्लास्टी से अब मान लो कि हमें पता चल गया कि ये एओर्टा थी, एओर्टा की ये 1 नंबर ब्रांच, ये 2 नंबर ब्रांच, और इसी 2 ही नंबर ब्रांच में जो है ये 3 नंबर ब्रांच, मान लो ये एओर्टा की 3 नंबर ब्रांचिंग है, ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, और हमें पता चल गया कि ब्लॉकेज यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर डिपॉजिट हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ब्लॉकेज है, हमें एंजियोग्राफी के थ्रू ये पता चल गया। अब हम करेंगे क्या, ये एओर्टा थी, अब हम क्या करेंगे, किसी और आर्टरी के थ्रू एक एंटर करेंगे गाइड वायर, मान लो यहाँ से एक गाइड वायर एंटर कराया, कराते कराते वहां तक लाएंगे जहां पर बेसिकली हमें काम करना है, तो गाइड वायर लाया, अब इसी गाइड वायर पे ऊपर एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है जो कि मशीन के थ्रू बड़ा किया जा सकता है, अब जब मशीन के थ्रू इसको इन्फ्लैटेंड करेंगे तो कुछ देर बाद ये इसके एरिया को बढ़ा करके कुछ देर बाद ये ऐसा दिखने लगेगा, देखो बेटा यही सीन कुछ देर बाद ऐसे दिखेगा, ये था, यहाँ पर क्या थी, ब्लॉकेज थी, तो ब्लॉकेज अब बहुत कम दिखेगा, क्यों, उसने फुला करके इसको खोल दिया और ये चीज बड़ी दिखने लगेगी, और ये गाइड वायर आया था, अब इस गाइड वायर को यहाँ से निकाल लेंगे, तो वो ब्लॉकेज जो थी वो हमने खोल दिया, और इस मेथड को एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, तो एंजियोग्राफी से पता करेंगे, एंजियोप्लास्टी से खोलेंगे, आए समझ में, तो ये ही सब कुछ कहानी थी, आए समझ में, आई होप यहाँ में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब 1 मिनट बेटा कमेंट बॉक्स देख लो, बहुत आ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स भी देखता चलो, हाँ हाँ, यस वेरी गुड, हाँ हाँ, बहुत देर से कमेंट बॉक्स पे नज़र ही नहीं थी बेटा, कोई बात नहीं, अब आ गई है, 1 मिनट दे दो सब लोग का, मैं थोड़ा कमेंट बॉक्स देख लूँ, हाँ ठीक है, बाकी आप किसी तरह का डाउट हो ईसीजी से रिलेटेड, अगले क्लास में हम कार्डियक डिसऑर्डर्स करेंगे डिटेल में, ठीक है, ईसीजी में किसी तरह का डाउट कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिए, हम उसके थ्रू जाएंगे, मैंने अपने हिसाब से बहुत सरल भाषा में आपको ईसीजी बता दी, ठीक है, तो लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट